Hello, good morning everyone. This is me, Pooja Verma. Welcome to our class. So this year I will teach you social studies. So let's start with chapter 1, tracing changes through 1000 years. बच्चों ये जो चैप्टर हमें बताएगा कि किस तरीके से 1000 years के पीरियड में चेंजेस हुए और चेंजेस किस फील्ड में हुए वो देखिए कि किसी भी फील्ड में हो सकता है वो चाहे आपका फूड हो है ना, लैंग्वेजेस हो या फिर आपका लाइफ स्टाइल हो, किसी भी तरीके से वो चेंजेस किस तरीके से कौन कौन से चेंज हुए इसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे है ना। तो देखो बेसिकली आप ये समझिए कि जैसे कि अभी आप जो भी आपका ड्रेसिंग सेंस होता है ना या फिर जो भी आप खाना खाते हैं ना, तो वो हमेशा सेम नहीं रहता है, उसमें जो है आप नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं ना। अभी देख लीजिए आप कोविड टाइम में आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना कि कभी क्या बन रहा है घर में, कभी क्या बन रहा है ना, तो इस तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहते हैं। टाइम टू टाइम हम खुद को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं ना। तो वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि टाइम टू टाइम 1000 years के पीरियड में कैसे नए नए इन्वेंशंस हुए और नए नए चेंजेस जो है वो देखने को मिले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ये मैप है, पहले तो आपको ये लग रहा होगा कि ये मैप है या किसी प्लांट की रूट्स जा रही है ऐसा लग रहा होगा आपको, बट नहीं, ये मैप है। और मैप कौन सी कंट्री का मैप है? इंडिया का मैप है। बिलीव नहीं हो रहा है ना, लेकिन इंडिया का मैप है। तो ये कब बना था, किसने बनाया था वो देखिए आप इधर। अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल-इदरीसी इन द 12th century शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी मेड इन 1154 CE। यस, 1154 में ये बना है मैप। और किसने बनाया है? जियोग्राफर है अल-इदरीसी। ठीक है, अब ये मैप जो है इतने टाइम पहले बना है 1154 में। ठीक है, तो उन्होंने किस पर्सपेक्ट से इस मैप को बनाया है? हो सकता है कि ये अगर विजिट करने के लिए आए हों तो इस साइड से आए हों है ना, तो उनको इंडिया इस तरीके नज़र आया हो। ठीक है, ये आप जो हम नॉर्मली देखते हैं ऐसे रफली आइडिया आप ले लीजिए। नॉर्मली हम इंडिया का अगर मैप देखते हैं तो इस तरीके से होता है ना। तो ये जो शेप दिख रही है ना आपको, ये वाली शेप है, ये वाली। ठीक है, ये जो साउथ पार्ट दिख रहा है ना आपको इंडिया का, तो ये इस तरीके से उल्टा कर दिया है मैप को। और नीचे आप श्रीलंका देखते हो ना, तो ये जो श्रीलंका देखिए फुटबॉल लग रही है हमें, यहाँ पे लग रही है ना फुटबॉल जैसी। तो इस तरीके का मैप इन्होंने बनाया। ठीक है, तब उस टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने पता नहीं कैसे मैप को देखा होगा, कैसे इंडिया को देखा होगा, उस अकॉर्डिंग इन्होंने मैप दिया हमें। ठीक है, जियोग्राफर थे अल-इदरीसी। ठीक है, कब बना है? 1154 में। इस तरह का मैप इन्होंने इंडिया का दिया है ना, उल्टा कर दिया एकदम इंडिया को, और श्रीलंका को कैसा कर दिया, एकदम फुटबॉल जैसा बना दिया है ना। तो ऐसा मैप इन्होंने दिया। इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो मैप है वो भी देखिए आप। देखो ये नेक्स्ट मैप है, इसमें थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, ये जो सीधा कर दिया है इसमें इंडिया को, ये वाली शेप आ रही है। हमारा साउथ इंडिया इसमें दिख रहा है ना, नॉर्थ तो गायब ही हो गया है ना। तो और श्रीलंका भी ठीक है, अपनी शेप में थोड़ा दिख रहा है, फुटबॉल जैसा नहीं है, अपनी शेप में आ गया ना। तो थोड़ा बहुत इसमें हमें क्लियर हो रहा है। अब ये कब बना है मैप वो देखेंगे हम। द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th century एटलस नोव्यू ऑफ गुइल्म दे एस्ले, ये फ्रेंच नेम है, मेड इन 1720 बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होते हैं बच्चों? जो मैप वगैरह बनाने का काम करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। तो ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर है, इन्होंने ये मैप दिया। ठीक है, कब दिया? 1720 में। ठीक है, और वो जो दिया गया था वो 12th century में आया था मैप। ठीक है ना, जो अल-इदरीसी ने दिया था। तो जब जो आपके अल-इदरीसी का मैप था उसके बाद में 1720 में ये मैप दिया गया ना। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा। तो इस तरीके से इतने सालों के अंदर ये चेंजेस आया कि मैप को जो है इन्होंने थोड़ा बहुत ठीक बताया। मतलब कि अब यहाँ पर इनका देखने का तरीका सब कुछ अलग ही रहा होगा ना, सिचुएशन सारी अलग रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे चेंजेस आए है ना। अब ये तो बात हो गई मैप की। ठीक है, अब मैप के अलावा और दूसरी चीज़ों में क्या चेंजेस आए वो हम देखने वाले हैं ना। देखिए कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, पहले आप देखिए कि इस चैप्टर का कंटेक्स्ट क्या है ना। जैसा कि टाइटल है, इसको टाइटल को मत छोड़ना आप। जो हमारे चैप्टर का नेम है दैट इज़ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, मतलब हम चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि 1000 year के पीरियड में कैसे कौन कौन से चेंजेस हुए। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये, व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड। यस, देखो क्या बताना चाह रहा है ये कि जो 2 मैप मैंने आपको बताए है ना, तो इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन अगर कोई हिस्टोरियन हमें देता है, कोई जियोग्राफर इस तरह की
कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें देता है तो उसको क्या होना चाहिए, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, उसको हर बैकग्राउंड से देखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वो मैप जो था वो एकदम उल्टा सा हो गया था ना, तो अगर अल-दिरीसी जो है हर बैकग्राउंड से, हर पर्सपेक्ट से उसे देखते, उसके बाद में काफ़ी सर्च करने के बाद में जो है वो मैप उनको देना चाहिए था ना। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि किसी भी हिस्टोरियन को क्या होना चाहिए, कोई भी हमें किसी भी तरह की हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने से पहले उन्हें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्यों होना चाहिए ऐसा कि भाई हम अगर पढ़ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो हमें उसे उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरे फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए कि ये सच है, मतलब ऐसा हमारे पास में रिकॉर्डली होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मतलब हम पूरा बिलीव करते हैं ना, आज जैसे आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा विश्वास है कि इसमें जो भी है वो ठीक है। अगर कोई भी हिस्टोरियन है वो अगर उसमें गलत लिख देंगे, ठीक है, रिसर्च जो भी इनकी रिसर्च होती है वो ठीक से नहीं होगी तो कैसे हम तक जो है जो फैक्ट वाली चीज़ें वो पहुंच पाएगी, नहीं होगा ना ऐसा। तो इसीलिए क्या कहना चाह रहा है कि इसमें जो भी हिस्टोरियंस है उनको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, न्यू एंड ऑल टर्मिनोलॉजीज। यस, अब चेंजेस की जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ टर्मिनोलॉजी। देखो फर्स्ट हमने देख लिया मैप के बारे में कि कैसे मैप जो है वो चेंज हुआ है ना, ठीक है, 1000 ईयर्स के पीरियड में। देन अब है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती है बेटा, जैसे हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो आपके डेली यूज़ की जो लाइफ है उसमें बहुत सारे आप वर्ड्स यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, है ना, तो टर्मिनोलॉजीज़ मीन्स बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग्स जो है वो टाइम के साथ में चेंज होते हैं। टाइम के साथ में कैसे चेंज होते हैं, इसको इस चैप्टर से हम कनेक्ट ऐसे करते हैं कि जैसे आप कई बार देखते हो कि गांव वगैरह में हम जाते हैं ना, तो गांव में जो दादी दादाजी होते हैं हमारे, है ना, तो उनसे आपका तो पता नहीं, लेकिन जैसे मैं जाती थी गांव में ना, तो वो कहते थे कि जैसे हम सिटी से आए हैं तो वो कहते थे कि कहाँ से आए हैं, ये तो विदेशी है, विदेश से आए हैं, परदेश से आए हैं, इस तरह के वर्ड वो यूज़ करते थे। तो क्या हम फॉरेनर हो गए क्या? नहीं, क्योंकि हम क्या रह रहे हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं ना, इंडिया के किसी स्टेट में किसी सिटी में रह रहे हैं हम, ठीक है, और हम अपने गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि विदेश से आए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो सिटी क्या हो गई, विदेश हो गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम जो फॉरेनर वर्ड है, जो विदेशी वर्ड है, वो किसके लिए यूज़ करते हैं, जो इंडियन ना हो, है ना, आउट ऑफ इंडिया से आया हो, उसके लिए हम फॉरेनर वर्ड यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि टाइम के साथ में ये टर्मिनोलॉजी भी क्या होती है, चेंज होती है ना। अब इधर आ जाइए आप। So if the information change with time, then language and meaning can also change. Yes, information अगर change होगी तो language of meaning भी change होगी. Medieval Persian and modern Persian are different. Vocabulary, grammar, etc. Yes, अगर हम Persian की बात करें, Persian language की बात करें तो जो आपके Medieval Persian है और modern Persian है, दोनों में काफ़ी सारे differences हैं, है ना। अगर आप grammar की उससे देखें दृष्टि से या फिर vocab की दृष्टि से देखें तो भी बहुत सारे differences आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उसके साथ में और क्या चेंजेस है देखिए, टुडे द टर्म ऑफ हिंदुस्तान। यस, अगर हम बात करें हिंदुस्तान वर्ड की, हिंदुस्तान टर्म की बात करें, आज मैं आपसे पूछूं कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, है ना, तो इसका मतलब ये है क्या, मैं जो है हिंदुस्तान में मतलब पर्टिकुलर किसी एक पार्ट में रहती हूँ, क्या उस पार्ट को हिंदुस्तान बोलेंगे क्या सिर्फ राजस्थान को हिंदुस्तान बोलेंगे क्या सिर्फ महाराष्ट्र को हिंदुस्तान बोलेंगे? नहीं, जो हमारा पूरा, जिसमें पूरे हमारे स्टेट, सारे स्टेट आ रहे हैं, उन पूरे को मिलाकर हिंदुस्तान बनता है ना। मतलब कि जो पूरा इंडिया है, पूरा भारत जिसको हम कहते हैं, उसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन अगर हम इस टाइम की बात करें आपके, है ना, 700 जो है इसकी बात करें, तो उस टाइम पे हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग जो था वो काफ़ी लिमिटेड था। मतलब कि कुछ की बाउंड्रीज थी, अलग अलग टर्म, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टर्म में इसका यूज़ किया है। कैसे किया है वो देखिए आप। But in the 13th century, Minhaj Siraj used the term about areas of Punjab. Yes, Minhaj Siraj पॉइंट हुए हैं एक, है ना, ठीक है। इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे के चैप्टर्स में, लेकिन फ़िलहाल आप इतना देख लीजिए कि मिनाज सिराज जो थे उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का जो है किस मीनिंग में यूज़ किया, जो आपके स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा और जो लैंड है गंगा और यमुना के बीच का, सिर्फ इस एरिया के लिए उन्होंने यूज़ किया, इसको बोला हिंदुस्तान, ठीक है। आज हम बोलते हैं कि पंजाब हरियाणा बस वही हिंदुस्तान है, नहीं, ऐसा नहीं बोलता है ना। तो उन्होंने पर्टिकुलर इस एरिया के लिए जो है हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया, किसने, मिनाज सिराज ने, ठीक है। इस तरह की लाइन्स कोई आती है तो बिल्कुल आपको एकदम क्लिक कर लेना है माइंड में, है ना, क्योंकि आगे क्वेश्चन से पूछने वाली हूँ मैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गई मिनाज सिराज की बात, ठीक है। अब देखिए बाबर कौन थे?
आगे चैप्टर में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। मुगल एम्पायर से थे, ठीक है, ये बाबर जो थे। देन बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। यस, बाबर ने जो है सिर्फ यहाँ की जियोग्राफी को, बाबर देखो यहाँ पे घूमने आया था इंडिया में, है ना, तो उनको जो है यहाँ की फ्लोरा फोना जियोग्राफी जो थी वो बहुत अच्छी लगी थी, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने उस एनवायरनमेंट के लिए, उस जियोग्राफी के लिए, उस फोना के लिए किस वर्ड का यूज़ किया? हिंदुस्तान, कि यहाँ का हिंदुस्तान जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी है ना। तो इस तरीके से बाबर का मतलब था सिर्फ यहाँ की फ्लोरा फोना, ठीक है। और मिनाज सिराज का मतलब था पंजाब हरियाणा गंगा यमुना का जो एरिया है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिस्टोरियंस हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स। तो अब हिस्टोरियंस को जो है, जो भी हमें हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हिंदुस्तान वर्ड का अगर यूज़ कर रहे हैं तो भी उनको केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको वाई, क्यों होना चाहिए? बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, क्योंकि उनका मीनिंग जो था वो पास्ट में अलग अलग होता था, है ना। सो हाउ, फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉनर, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको फॉनर का जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, है ना, ठीक है। हाउ द मीनिंग चेंज ओवर टाइम, कैसे फॉनर का जो मीनिंग है वो टाइम के साथ में चेंज हुआ, ठीक है। देन हिस्टोरियंस एंड दियर सोर्सेज। यस, अब देखो चैप्टर में हम चेंजेस पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमें कैसे पता चल रहा है? भाई हमें कोई आकाशवाणी हो रही है क्या, कोई बता रहा है हमें कि ये चेंज हुआ था, ये चेंज हुआ था, भगवान उतर के आ रहे हैं नीचे? नहीं, उसके लिए कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है। वो सोर्सेज क्या है वो हम देखेंगे, है ना। सो हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 टू 1750। देखो किस 1000 ईयर की बात कर रहे हैं हम? 700 से 1750 का जो पीरियड रहा उस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जो ये इसकी जो भी सोर्सेज थे वो कौन से सोर्सेज थे जिनसे हमें पता चलता है कि पहले ऐसा रहा हुआ होगा, है ना, ऐसा रहा होगा। तो जैसे वो मैप है ना, तो वो हमें कैसे पता चला? तो उसके लिए कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं ना। अब अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उन रिकॉर्ड्स को हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो हिस्टोरियंस रिले ऑन कॉइन्स। यस बेटा, ये नोट करते जाना आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आगे बहुत काम आने वाला है, बार बार ये वर्ड्स आएंगे। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। देखो कॉइन्स जैसे होते हैं आपके, होते हैं ना सिक्के, 1 का होता है, 5 का होता है, इस तरीके से कॉइन्स होते हैं ना। तो अब उस टाइम पे क्या होता था, अगर पहले की हम बात करें, जैसे पहले की हम बात करें तो जो रूलर्स होते थे, किंग्स होते थे, एम्परर्स होते थे, ये खुद की फ़ोटो उस पर, पिक्चर उस पर प्रिंट करवाते थे। तो उससे पता लगता था कि ये जो राजा, फिर नीचे नाम भी होता था उस किंग का, है ना। तो उससे पता लगता था कि ये उसके टाइम का सिक्का है ना, उसके टाइम का कॉइन है, तो इससे पता लग जाता था, ठीक है। तो कॉइन्स तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसके टाइम का कॉइन है ना, पिक्चर भी आ गई है उसके ऊपर, डेट भी आ गई है, ठीक है। देन इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है बच्चों? जैसे आपकी क्या होती है, वॉल्स, उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि प्रिंटिंग मशीन है, टाइप कर दिया, ठीक है, कि ये जो है इस राजा ने इस टाइम तक रूल किया ना, इसने ये टेम्पल बनवाया, ऐसा तो था नहीं कि उनके पास में टाइपराइटर्स बैठे हैं ना। तो वो क्या करते थे कि जो आपकी वॉल्स वगैरह होती है, जैसे किसी ने टेम्पल बनवाया तो उसकी वॉल पर लिखवा दिया ना, वॉल पर गुदवा दिया, ठीक है। तो वो जो वॉल पर, पत्थरों पर, स्टोन्स पर जो लिखा जा रहा है ना, दैट आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो देन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर वही हो गया आपके जो भी टेम्पल्स बनवा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं ना, तो ये बिल्डिंग जो है इस किंग ने बनवाई, ये टेम्पल इसने बनवाया ना, तो वो रिकॉर्ड हो गया। देन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, उसके अलावा जो है लिखवाया भी जाता था, ठीक है। देन तो ये सारा क्या दे रहे हैं अपन को, हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं हमें, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपको हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, ये इजी सा आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। देन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन दिस पीरियड। यस, अब इस पीरियड में जो आपके बात कर रहे हैं हम 700 टू 1750, इस पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हुए। क्यों हुए? क्योंकि अब जो है मतलब कि पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रिंट होने लगा था ना। तो देखो पेपर प्रिंट होने लगा था, इट मीन्स ऐसा नहीं था कि प्रिंटिंग मशीन थी इनके पास में, हाथ से लिखने का काम होता था ना। तो थोड़ा देखिए आप, थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। यस, पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा चीपली मिल रहा था ना, इजीली अवेलेबल हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जो है पेपर पर लिखने का काम बहुत ज़्यादा होने लगा। इसी कारण जो आपका पेपर पे लिखता है ना, उसको कहते हैं टेक्सचुअल रिकॉर्ड। समझो इसको पहले तो, ठीक है। टेक्सचुअल रिकॉर्ड होता क्या है, तो पेपर इजीली अवेलेबल था, इस कारण से टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। देन
पीपल रॉच हॉली टेक्स्ट। अब किसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि अभी भी हम पढ़ते हैं गीता पढ़ते हैं ना, महाभारत रामायण के बारे में पढ़ते हैं, तो उस वक्त भी क्या था, ये हॉली टेक्स्ट ही लिखे जा रहे थे ना। देन क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स वर रिटर्न, जो भी रूलर्स होते थे उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता था ना, जो भी टेक्स्ट लिखे जा रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है ना उसके अंदर जोक्स लिख रहे हो, नहीं, जो भी हिस्ट्री थी उस वक्त कौन सा रूलर था उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा जा रहा था ना, और जो है उस वक्त जो है कौन से जो है देवी देवता पूजे जा रहे हैं उनके बारे में लिखा जा रहा था। देन लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, यस, जो भी संत वगैरह होते थे ना उस वक्त जो जस्टिस का काम हो रहा था, उन सब चीज़ों के बारे में उन टेक्स्ट पर लिखा जा रहा था, रिकॉर्ड किया जा रहा था। दीज ऑल बिकम द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर हिस्टोरियंस, यस, इस तरीके से ये कॉइन्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, ये सभी हिस्ट्री जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए रिकॉर्ड्स का काम कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो बता सकते हो आप कि हमें कैसे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, तो इन जो हिस्टोरियन, हमें तो बुक से पता चल रहा है, ठीक है, हम तो बुक पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, आजकल यूट्यूब पे हम देख रहे हैं, ठीक है, अभी मैं आपको एज वीडियो के थ्रू पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। लेकिन जो हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखने का काम कर रहे हैं उनको कहाँ से पता चल रहा है, उनको जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए इनसे पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई इनकी बात। आगे देखिए, सो बट देयर वॉज नो प्रिंटिंग मशीन, सो हाउ वॉज ऑल दिस पॉसिबल। यस, अब जब प्रिंटिंग मशीन नहीं थी तो इतने सारे किंग्स थे, इतने सारे जो है टेम्पल्स बन रहे थे, तो सबके बारे में जो है कैसे लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था, है ना। तो जो भी लिखने का काम करते थे, जो ऑथर्स होते थे ना, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, वो लिखने का काम करते थे ना, जो उनको कहते थे ऑथर्स। ठीक है, तो वो ऑथर्स कैसे लिखते थे, हाथ से लिखते थे, है ना। फिर बाद में क्या होता था कि जैसे हाथ से लिख दिया, अब कुछ साल हाथ से जो लिखी गई कॉपीज़ है, जैसे कि आप देखते हो ना, आपकी कोई पुरानी कॉपी उठाकर देखो, जैसे कि वैसे तो क्या करते हो आप रद्दी में सब बेच देते हो, है ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कि नोट्स कलेक्ट करने की आदत होती है ना, तो कई बार अपने पुराने नोट्स को उठाकर देखना, पेजेस थोड़े से ऐसे हो जाते हैं येलो टाइप के से, है ना, और ब्लर भी हो जाता है। अगर आपने इंक पेन से तो खैर अब कोई करता नहीं है, बट अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर लिक्विड चला गया, पानी चला गया, तो वो ब्लर सा हो जाता है बिल्कुल, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत पुरानी कॉपी है। इसीलिए क्या करते थे, ये हाथ से लिखते थे, फिर कुछ सालों बाद उसको क्या करते थे, अपडेट करते थे। अपडेट करते थे मतलब कि दूसरी बार फिर से हाथ से लिखते थे उसको, जैसे कि 8 साल 10 साल बाद वो बिल्कुल फट सा गया पेपर, है ना, फिर दोबारा उसको हाथ से लिखते थे। लेकिन फिर क्या होता था कि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे आपका होमवर्क पूरा नहीं है ना, आपने क्या किया, आपकी पिटाई हुई स्कूल में, और आपने क्या किया कि अपने फ्रेंड की कॉपी ले ली और फट से उसकी कॉपी कर दी, है ना, ठीक है। तो लेकिन जब आपने अपने फ्रेंड की कॉपी ली, ठीक है, और उसमें से अपनी कॉपी में कॉपी की उसको, तो क्या बिल्कुल डिट्टो लिखोगे कि आप? कुछ होते हैं स्मार्ट जो एकदम कॉपी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं ना। कैसे डिफरेंस आएगा कि उसमें राइटिंग में डिफ़र हो जाएगा, है ना। उसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं कि आपको समझ में नहीं आया तो आपने कुछ का कुछ लिखा और वो कुछ का कुछ और ही हो गया, ऐसा होता है ना। प्रैक्टिकली हम बता रही हूँ मैं आपको ना, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। आप अगर कॉपी भी कर रहे हो, कितना अच्छे से आप कॉपी कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसी कारण ये जो लिखा जाता था, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते थे, इनकी जब कॉपी होती थी तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते थे। इस कारण से जो पढ़ने वाले लोग थे उनको पता ही नहीं होता था कि ये पहले वाले की कॉपी है क्या। ठीक है, ऐसा एग्जांपल मैं बताऊंगी अभी आपको ना, देखिए आप। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड स्क्राइब्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, जो भी मैंने आपको बताया कि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड लिखे जा रहे हैं हाथ से, दैट आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि उनकी कॉपी की जा रही है। कॉपी किसी फोटोकॉपी मशीन से नहीं की जा रही है, तो अवेलेबल ही नहीं है ना, प्रिंटिंग मशीन्स भी नहीं है। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई, जो मेन रिकॉर्ड जो लिखा गया हाथ से, उसी की कॉपी की जाएगी, उसको दोबारा हाथ से लिखा जाएगा, या तो कोई और ऑथर लिखेगा या सेम ऑथर लिखेगा, है ना, तो उसे बोलेंगे स्क्राइब। समझ में आया? अगर किसी भी रूलर के बारे में या किसी भी हिस्ट्री के बारे में जो है लिखा जा रहा है हाथ से पेपर पर, दैट आर कॉल्ड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स और मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, और उसकी कॉपी की जा रही है तो उसे बोलेंगे स्क्राइब्स। ठीक है, अब ये टेबल से मैं कुछ इनके जो मैंने बताया वो रिपीट कर देती हूँ। देखिए, हैंड रिचन बुक्स यूजुअली कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। यस, ये हैंड रिटन बुक होती थी, किसके थ्रू लिखी जाती थी? जो वेल्दी पीपल होते थे, रूलर्स होते थे, ये लिखवाते थे, है ना।
जो भी मठ वगैरह होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, इनके बारे में लिखा जाता था। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। यस, ये कहाँ रखी जाती थी? ऐसा तो नहीं है कि लिख के कहीं भी इनको बस ऐसे ही स्टोर रूम में डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं था। इनको संभाल के रखा जाता था। लाइब्रेरीज होती थी, आर्चीव्स होती थी। आर्चीव्स क्या होती हैं? जैसे कि आज गवर्नमेंट की जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, जिस बिल्डिंग में रखे जाते हैं, दैट बिल्डिंग इज़ आर्चीव। ठीक है, तो इस वक्त भी आर्चीव्स होती थी, है ना, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे। अब स्क्राइब्स क्या है? देखिए, एक्सीलेंट कॉपी राइटर्स हु कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। यस, वो कॉपी राइटर जो उन मैन्युस्क्रिप्ट को क्या करते थे? कॉपी करते थे और हाथ से लिखते थे, है ना, दैट आर कॉल्ड स्क्राइब्स। ठीक है बच्चों, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? देन मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन बाय स्क्राइब्स। यस, अब मैन्युस्क्रिप्ट को कौन लिख रहा है? स्क्राइब्स लिख रहे हैं ना, जो कॉपी राइटर है ना, जो कॉपी कर रहे हैं इसको, दैट आर कॉल्ड स्क्राइब्स। और एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। जैसे कि मैंने बताया कि आप भी अगर अपने फ्रेंड की कॉपी से कॉपी कर रहे हो कोई भी वर्क, तो उसमें चेंजेस आएंगे। वैसे ही जो स्क्राइब्स होते थे उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते थे, है ना। हाउ, कैसे आते थे? बता दिया मैंने आपको कि राइटिंग अलग हो जाती थी, है ना, बहुत सारे वर्ड समझ में नहीं आते थे तो वो थोड़ा सा चेंज करके लिख देते थे, तो इस तरह के चेंजेस आते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, This small changes grew subsequently on further copying. Some texts became substantially different from one another. कुछ टेक्स्ट जो होते थे वो अलग हो जाते थे, तो कितना भी कर लो कि काफ़ी हद तक जो है उसमें चेंजेस आ ही जाता था। समझ में आया? तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते थे। आगे देखिए, ऑथर्स रिवाइज दियर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। यस, जो भी ऑथर लिखने का काम करते थे वो अलग अलग टाइम पीरियड पे ये चीज़ें लिखते थे। जैसे कि किसी की हिस्ट्री के बारे में, किसी रूलर की हिस्ट्री के बारे में किसी क्रॉनिकलर ने लिखा, है ना, उसमें लिखा, फिर कुछ ईयर्स बाद में दोबारा लिखा उसको, तब काफ़ी चेंजेस आते थे, है ना। सो दे वर हैंड रिटन, ये जो भी लिखते थे टेक्स्ट वो हैंड रिटन होते थे। सो कन्फ्यूज़न, अब हैंड रिटन है तो जैसे कि मैंने बताया कि राइटिंग वगैरह ये सब चेंज है, तो वो थोड़े कंफ्यूज होते थे, फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा चेंज करके लिख देते थे ना। सो एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है हमारे पास में, देखिए कौन है? जियाउद्दीन बरानी है, क्रॉनिकलर है, ऑथर है ना, जो कि लिखने का काम करते हैं। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरानी रॉट हिज फर्स्ट क्रॉनिकल इन 1356। यस, इन्होंने अपनी फर्स्ट क्रॉनिकल जो है 1356 में लिखी। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद में इन्होंने अपनी सेकंड जो क्रॉनिकल है वो लिखी। तो देखिए, अनदर वर्जन वॉज रिटन 2 years later। सिर्फ 2 years के बाद ही इन्होंने अपनी दूसरा वर्जन उसी का लिखा दोबारा सेम। ठीक है, तो अब ये खुद ने इन्होंने लिखा, 2 साल बाद में फिर से लिख रहे हैं सेम, है ना। तो देन बोथ वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। यस, यही थे जो आफ्टर 2 years दोबारा ये लिख रहे हैं उस क्रॉनिकल को ना, लेकिन कब तक? 1960 तक। देखो ये कब लिख रहे हैं? 1356 में लिख रहे हैं, फिर आफ्टर 2 years दोबारा लिख रहे हैं, मीन्स 1358 में। लेकिन कब तक? 1960 तक लोगों को ये भी नहीं पता था कि जो है फर्स्ट जो वर्जन लिखा है और सेकंड वर्जन लिखा है दोनों सेम ही बंदा है क्या, ये उनको नहीं पता था। तो इतना ज़्यादा चेंजेस उसमें आ गए थे विद इन 2 years। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टाइम के साथ में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होती है ना, चाहे वो लैंग्वेज हो या टेक्स्ट बुक्स हो, है ना। आपकी हैंडराइटिंग भी कुछ टाइम बाद चेंज हो जाती है। आप जो छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो एक टाइम के बाद में नहीं होती है, लेकिन जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो कुछ और थी, फिर 5th में आए तो कुछ और है। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम देख क्या रहे हैं कि कैसे 1000 years के पीरियड में 1750 की बात कर रहे हैं हम, तो कैसे 1000 years के पीरियड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं ना। ये चीज़ें हमने इसमें देखी। अब आगे हम देखेंगे कि धीरे धीरे नए नए जो है इनोवेशंस हो रहे थे और कैसे नए नए प्रोडक्शंस होंगे आगे, है ना, और भी बहुत सारे आविष्कार होंगे। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से सुनिए, समझिए। थैंक यू सो मच।